अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे नस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग नस के टॉप 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे कि आपसे नस के पेपर में किस किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मेरा नाम है अब्दुल मुइस। ठीक है, अपने अपने नोट्स निकालने हैं और देन अपने अपने पेन्स निकालने हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में बेसिकली वो आपको वाली बात कह रहा है कि आपके पास एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड कंपेयर विद दैट रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट फ्रॉम 0 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि वो आपसे सिंपल अल्फाज में क्या पूछ रहे हैं, एनर्जी पूछ रहे हैं कि भाई आप मुझे जो है वो एनर्जी निकाल के बताइए। ठीक है, और एनर्जी आप निकाल के बताइए कि अगर हमारे पास एक कार है उसको अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड मूव कराऊं, ठीक है, कितनी एनर्जी उसके अंदर लगेगी। और मेरे पास एक और कार है, उसको अगर मैं, या फिर मेरे पास वही कार है और उसी कार को अगर मैं 0 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड अगर मूव कराऊं, ठीक है, तो उसको कितनी एनर्जी जो है वो लगेगी। ठीक है, तो फिर हम दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे बासानी। तो हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, और वो फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास जो है वो ड्राइव होता है कि अगर हमारे पास कोई भी जो बॉडी है अगर वो मूव होती है ना, तो उसके पास एनर्जी होती है। और उस एनर्जी को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी का जो वर्ड है वो एनर्जिया से निकला है। और एनर्जिया बेसिकली होता है किसी भी बॉडी की एबिलिटी वर्क करने की। ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती है, एनर्जिया कहलाती है। ठीक है, एनर्जी कहलाती है। तो हमारे पास जो कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है, दैट इज के डॉट ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। अब बेसिकली हमारे पास जो है अगर कोई भी बॉडी या कोई भी कार अगर हमारे पास स्टार्ट हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से और 20 मीटर पर सेकंड में जा रही है, तो यानी कि ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है जिसको मैं v1 कह रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास जो है फाइनल वेलोसिटी है जिसको मैं v2 कह रहा हूँ। ठीक है, और केस नंबर टू में मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी या मेरे पास जो v1 वेलोसिटी है वो रही है, दैट इज v1 इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। और केस नंबर टू में मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी या फिर जो मेरे पास v2 वेलोसिटी है वो है ये, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 आ रही होगी, तो मैं उसको चेंज का नाम कह रहा हूँ। ठीक है, तो दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पे बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप जो है बेसिकली वेलोसिटी का चेंज करोगे। तो ये आगे आपके पास दैट इज चेंज काइनेटिक एनर्जी 1, क्योंकि केस नंबर 1 की बात चल रही है अभी, इक्वल्स टू हाफ एम ब्रैकेट v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा बेटा जो v2 की वैल्यू है केस नंबर 1 के मुताबिक, v2 की मेरा पास जो मेरा बेटा वैल्यू आ रही है केस नंबर 1 के मुताबिक वो है 20 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि ये आपके पास आ गया, दैट इज हाफ एम 20 स्क्वायर माइनस का 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 एम बेटा, मेरा मेरा बेटा जो 20 है, 20 का स्क्वायर आपके पास होता है 400। तो 400 माइनस का 100। अब 400 माइनस 100 आपके पास बराबर होगा 300 के। तो ये आपके पास आ गया 1/2 एम 300। अब आप 300 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास आंसर आएगा 150 एम। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास जो है वो केस नंबर 1 के हिसाब से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है मेरे पास 150 एम। अब मेरे पास केस नंबर 2 के हिसाब से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही होगी, फिर हम केस नंबर 1 की काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर कर लेंगे केस नंबर 2 की काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो ये आपके पास आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो है वो न्यूटॉनिक मैकेनिक्स में या न्यूटॉनिक मैकेनिक्स में हमारे पास जो एम है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, दैट इज मास। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में या आइंस्टाइन की फिजिक्स में हमारे पास जो मास है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ के पास आ गया, दैट इज हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर। अब मेरा बेटा जो केस नंबर 2 के हिसाब से उसने जो आपको v2 की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 10, और जो उसने आपको v1 की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 0। तो आपके पास हो गया 1/2 एम 10 का स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर आपके पास बनेगा 100, तो 1/2 एम 100, और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। जब 100 माइनस 0 होगा तो वो 100 ही बच जाएगा आपके पास। तो ये 2 1 2 और 2 5 10 और 0 का 0 आपके पास एक्स्ट्रा लगेगा। तो यानी कि केस नंबर 2 के हिसाब से आपके पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है आपके पास 50 एम। ठीक है, तो आपके पास जो है अगर मैं इन दोनों काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करूं
तो मैं वाली बात कह सकता हूँ कि हमारे पास जो केस नंबर 1 की जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो हमारे पास 3 टाइम्स ज्यादा है केस नंबर 2 की काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, तो मेरे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरे पास एक राइट आंसर है यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वाली बात कह रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%। द चेंज इन मोमेंटम विल इंक्रीज बाय कितना परसेंट। अब हमारे पास वर्क, पावर एंड एनर्जी में हमारे पास जो एनर्जीज के फॉर्मूलाज हैं, स्पेशली जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलाज हैं, वो तीन है। ठीक है, वो तीन कौन कौन से हैं? एक आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है के डॉट ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये सबने पढ़ा होगा। दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो वर्क की रिस्पेक्ट से आता है, तो ये हमारे पास आ गया वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास जो आता है वो आता है के डॉट ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर 2m, यानी कि आपके पास वर्क, पावर एंड एनर्जी में जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले हैं वो यही तीन है, वो यही तीन है। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन बेसिकली आपके पास परसेंटेज में पूछे जाते हैं। अब हमारे पास परसेंटेज के रिस्पेक्ट से कोई भी जो इनिशियल चीज होती है ना, वो 100% होती है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा रहे हो, तो उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो 100% ही होगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी जो चीज होती है इनिशियली वो 100% ही होती है। ओके, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ रही होगी ना उस बॉडी की, वो आ रही होगी 100%। अब आप क्या कर रहे हो, इस 100% काइनेटिक एनर्जी में आप 300% का इजाफा कर रहे हो, तो आपके पास 300% इस 100% में ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल या काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू 100% प्लस का 300%। अब मेरा बेटा 100% और 300% जब आपस में ऐड होंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 400%। तो यानी कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी 2 आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आपके पास आ रही है 400%। अब आपने मोमेंटम का चेंज मालूम करना है। ठीक है, अब अगर सवाल में आपको काइनेटिक एनर्जी नजर आ जाए और उसी सवाल में आपको मोमेंटम भी जिक्र दिख जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, जो कि ऑप्शन फॉर्मूला नंबर 3 है, ये अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का आपके पास जो रिलेशन बनता है ना मेरा बेटा, वो मेरा बेटा बनता है स्क्वायर के साथ। तो ये आपके पास आ गया दैट इज के डॉट ई वन अपॉन के डॉट ई टू इक्वल्स टू अंडर रूट पी वन अपॉन पी टू। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, जब हम इसको एसबीएस करेंगे तो ये रूट वहां चले जाएगा, रूट यहाँ नहीं आएगा, तो ये वहां चला गया। ठीक है, सो P1 अपॉन P2। ठीक है, अब आपके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो 1 है वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास है 100। और आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल या काइनेटिक एनर्जी 2 है वो आपके पास है 400 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। ठीक है, अब 100 400 जो है वो डिवाइड होंगे, तो आपके पास दो जीरो से दो जीरो मर गए और आपके पास बच गया दैट इज 1/4 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। अब आपके पास जो रूट है वो 1 के ऊपर भी अप्लाई होगा और आपके पास जो रूट है वो 4 के ऊपर भी अप्लाई होगा, तो आपके पास बन जाएगा 1/2 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। ठीक है, अब P2 को वहां सेंड कर दीजिए और 2 को वहां सेंड कर दीजिए, तो आपके पास ये बन गया P2 इक्वल्स टू 2P1। अब आपके पास जो सिनेरियो होता है ना, उसने आपसे जो है फाइनल जो मोमेंटम है वो नहीं पूछा, उसने जो है वो आपसे चेंज पूछा है। क्या पूछा है उसने, जो है वो बेसिकली आपसे पूछा है चेंज। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग निकालते हैं फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज में क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज में हम लोग जो है ये वाली बात करते हैं कि अगर आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फ्रैक्शनल चेंज मालूम करना हो तो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का चेंज ऊपर रखें और डिवाइड करा दीजिए इनिशियल वैल्यू से। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा पी इक्वल्स टू P2 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास जो P2 की वैल्यू है वो है 2P1, तो ये आ गया आपके पास 2P1 माइनस का P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 2P1 और 2P1 जो है आपस में माइनस हो जाएंगे और आपके पास बच जाएगा P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये ऊपर वाला P1 है और जो नीचे वाला P1 है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 100%। यानी कि आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा होगा ना, वो कितना आ रहा होगा, वो आपके पास आ रहा होगा 100%, जो कि है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली आपको कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और मशीनिंग डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई मशीन है, आप मान लो कि आपके पास एक पाइप है, पाइप के अंदर पानी जा रहा है।
ठीक है। और जो घरों में हमारे पास जो पानी की मोटर होती है, बस वही हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। और पानी की मोटर में हमारे पास जो होता है वो बेसिकली हॉर्स पावर होता है, जो यूनिट होता है हमारे पास पावर को मेजर करने का, और हॉर्स पावर हमारे पास एक बहुत लार्ज यूनिट है। तो सिमिलरली हम लोग वॉट यूज करते हैं, और वॉट हमारे पास पावर का एक स्मॉल यूनिट होता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो मेरा बेटा एम्पेयर होता है ना, वो हमारे पास एक लार्जर यूनिट है करंट को मेजर करने का। हमारे पास जो स्मॉलर यूनिट है करंट को मेजर करने का, वो माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर के अंदर यूजुअली हम लोग करंट को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि भाई आप क्या करें, आपके पास एक मशीन है, मशीन पावर डिलीवर कर रही है, और आपके पास जो डिस्टेंस मूव हो रहा है ना टाइम के रिस्पेक्ट से, उसकी वैल्यू कितनी है। तो आपके पास अगर सवाल में पावर का फॉर्मूला नजर आ गया, ठीक है, और टाइम भी नजर आ रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको वर्क पावर एंड एनर्जी जैसा लग नहीं रहा होगा, ये आपको वर्क पावर एनर्जी का ही टॉपिक का सवाल है। तो आपके पास जो है पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज पी इक्वल्स टू एफ डॉट वी, और एक और पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज पी इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर टी, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और हमारा जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। पावर का हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है वॉट। एक बार एनएडी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, बच्चे को जो है वाली बात हटा दी जाती है कि आपके पास जो किलो वॉट आर होता है ना, ये किलो वॉट आर, या आपके पास यूनिट होता है एनर्जी का, ठीक है। किसका यूनिट होता है, या आपके पास यूनिट होता है एनर्जी का। अब बच्चे से जो है एनएडी वालों ने पूछ लिया कि भाई मुझे बताओ कि आपके पास एक जो किलो वॉट है ना, ये किलो वॉट किसका यूनिट है, ठीक है। तो मेरा बेटा जो आपके पास किलो वॉट है ना, ये आपके पास पावर का यूनिट है। ये एनएडी के अंदर क्वेश्चन आया था आई थिंक सो 2015-16 के अंदर। तो अब आपके पास क्या फॉर्मूला है, पी इक्वल्स टू एफ वी कॉस थीटा, एफ डॉट वी कॉस थीटा। अब आपके पास पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और ये आपके पास ओपन होकर बन जाएगा पी इक्वल्स टू एफ वी कॉस थीटा। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर आपका जो बॉडी है अगर उसी डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो जो एंगल होगा वो कितना होगा, आपके पास जो एंगल होगा वो होगा जीरो, और कॉस जीरो जो होता है वो आपके पास बराबर होता है 1 के। तो ये आपके पास बन गया दैट इज पी इक्वल्स टू एफ वी। अब हमारे पास एफ का फॉर्मूला जो है, पूरी फिजिक्स के अंदर ना फोर्स के दो ही फॉर्मूला है, कौन कौन से, एफ इक्वल्स टू एम ए और एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एफ की जगह पे अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, दैट इज एफ इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ के बाद बन गया पी इक्वल्स टू एम ए वी। वैसे जो सवाल था ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको इस फॉर्मूले से कर रहे हैं, ठीक है। सो पी इक्वल्स टू एम ए। अब आपके पास जो ए होता है यानी कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आपके पास बराबर होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज नोन एज आपके पास एक्सीलरेशन। तो जो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास जो एक्सीलरेशन में होता था ना मेरा बेटा, उसको अब मैंने डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी कहते थे। अब जो डेल्टा वी है ना, उसको मैं अपनी आसानी के लिए कह रहा हूँ वी ओवर टी, क्योंकि आपके पास डेल्टा वी ओपन होकर बनेगा वी टू माइनस वी वन, और आपके पास जो एक वी वन है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास सिनेरियो क्या है, अब आपके पास जो सिनेरियो है वो ये हो गया पी इक्वल्स टू एम ए जो है बेसिकली आपके पास एक्सीलरेशन है, जिसकी वैल्यू आपके पास हो गई v अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय v, ठीक है। अब सवाल में उसने आपको वाली बात की हुई है कि आपके पास जो पावर है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब मेरा बेटा जब आपके पास ये पावर भी कांस्टेंट है और ये मास, मास भी आपके पास कैसा होगा, मास भी आपके पास जो है वो कांस्टेंट होगा। अब हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे कि हम लोग मास फ्लो रेट कह रहे हैं, नहीं सर मास फ्लो रेट होता है थोड़ा कांस्टेंट हो जाएगा, वो हम नहीं पढ़ रहे, हम न्यूटॉनिक मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो P इक्वल्स टू एम, P पावर है, पावर भी हमारे पास कांस्टेंट होगी, और जो हमारे पास मास है न्यूटॉनिक मैकेनिक्स में हमारे पास मास भी कांस्टेंट होगा। तो ये आपके पास बच जाएगा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ दैट इज C इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन टी। सी में बेसिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज एज सम कांस्टेंट को, ठीक है। तो ये आपके पास बच जाएगा, और जो टी है मेरा बेटा, टी मेरे पास वहां चले जाएगा। तो ये आपके पास हो गया दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी टी, ठीक है, सी टी। अब आपके पास जो वी स्क्वायर है ना, ये वी हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो बस वेलोसिटी की जगह पे वो पुट कर लें, तो आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर ओवर टाइम का स्क्वायर इक्वल्स टू सी टी। अब ये जो टी स्क्वायर है इसको वहां सेंड कर दीजिए, तो अब आपके पास आ गया एस स्क्वायर इक्वल्स टू सी टी क्यूब। अब आपके पास जो सी है ये कांस्टेंट है, जब भी आपके पास कांस्टेंट हटता है, अभी नहीं हटाएंगे बाद में हटा लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा डेट इज एस स्क्वायर इक्वल्स टू सी टी क्यूब था हमारे पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जो हूं यहाँ पे रूट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास आ गया एस इक्वल्स टू अंडर रूट सी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी का क्यू। अब मेरा बेटा ये जो आपके पास ये जो अंडर रूट सी है ना, ये आपके पास कांस्टेंट है, क्या है, ये आपके पास कांस्टेंट है। तो जब भी आपके पास जो कांस्टेंट हटता है तो आपके पास प्रोपोर्शनल का साइन आता है। तो ये आपके पास आ गया दैट इज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट
टी की पावर क्यूब। अब आपके पास जो मेरा बेटा रूट होता है ना, रूट की पावर आपके पास बराबर होती है 1/2 के। तो ये आपके पास आ गया एस प्रोपोर्शनल टू T3 × 1/2, या फिर इसको ऐसे अच्छी जुबान में लिखें तो आपके पास बन जाएगा एस प्रोपोर्शनल टू, या एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से रिलेट हो सकती है, टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2, जो कि आपके पास ये रहा राइट आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ने बेसिकली आपको वाली बात कह रहा है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी है वेव की, वो 50 हर्ट्ज है। द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज 0.1 मीटर। द वेव वेलोसिटी विल बी। अब जो आपको सवाल में गिवन है ना वो आप लिख लो। आपको सवाल में गिवन है फ्रीक्वेंसी, आपने लिख ली, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। बेसिकली हमारे पास जो 50 हर्ट्ज है ना, हमारे घरों में एक करंट आता है, इसको कहते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास जो साइकिल्स होते हैं ना वो भी 50 हर्ट्ज होते हैं, लेकिन अमेरिका में हमारे पास जो साइकिल्स होते हैं वो 60 हर्ट्ज हो जाते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे उसने जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की हुई है, उसने आपसे वेलोसिटी पूछी हुई है और उसने आपको वेवलेंथ नहीं दी हुई, लेकिन उसने आपको वेवलेंथ छुपे अल्फाजों में दी हुई। क्या दी हुई है? द डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज 0.1 मीटर। तो ये तो वेवलेंथ है। अब गौर से मेरी दो बात सुनिएगा। अगर आपसे मैं पूछूं ना कि वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, तो एक वेवलेंथ की डेफिनेशन वो होती है कि वेव मतलब वेव, लेंथ मतलब लेंथ, वेव की लेंथ वेवलेंथ, एक तो वो होती है। ठीक है, दूसरी भी होती है। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी हमारे पास होती है द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नोड्स। ये लिख लो अपने पास, ये पास से का क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा कह रहे हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड इज कॉल्ड वेवलेंथ, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ, क्योंकि आपके पास जो वेवलेंथ होती है ना वो इस तरीके से चलती है। ये आपके पास वेवलेंथ है। अब जो लाल कलर के पॉइंट होंगे ना वो आपके पास नोड्स होंगे। ये आपके पास नोड है, ये आपके पास नोड है, और ये आपके पास नोड है। ठीक है, और नोड बेसिकली आपके पास वो पॉइंट होता है जहां पे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम होती है, यानी कि जीरो होती है। ओके, और जो आपके पास ये एंटी नोड होता है ना, ये आपके पास एंटी नोड है और ये आपके पास एंटी नोड है। तो अगर मैं वेव को अगर एंटी नोड से चलाऊं तो आपके पास वेव कुछ ऐसे तरीके से बन जाएगी। ठीक है, ये आपके पास एंटी नोड है, या आपके पास जो है वो एंटी नोड है, और ये आपके पास जो है वो एंटी नोड है। ओके, तो द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नोड, इट इज नोन एज वेवलेंथ। एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन हो गई। तीसरी डेफिनेशन कौन सी है? तीसरी डेफिनेशन आपके पास है द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव compression and rarefaction. It is also known as wavelength. The distance between the consecutive compression and rarefaction, it is also known as wavelength. ठीक है, so basically आपके पास जो distance होगा ना between consecutive compression का और कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन का, ये भी बेसिकली आपके पास वेवलेंथ होगा। लेकिन अगर आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन एंड सक्सेसिव रेयरफैक्शन, ये बेसिकली आपके पास जो होगा ना, ये बेसिकली आपके पास कहलाएगा हाफ वेवलेंथ। ठीक है, तो हमेशा वाली बात याद रखना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, इट इज नोन एज वेवलेंथ। लेकिन द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, इट इज नोन एज हाफ वेवलेंथ। तो ये जो आपके पास ये जो 0.15 मीटर है ना, ये आपको हाफ वेवलेंथ गिवन है। ओके, तो ये आपके पास आ गया दैट इज λ/2 इक्वल्स टू 0.15। ओके, अब 2 को वहां भेज देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 0.15 मुझे जहर लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा? मैं पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा। जितनी बार मैं पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा, मैं उतनी बार नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लिखूंगा। तो अब मैं पॉइंट को आगे 2 बार शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 2 बार मैं नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लिखूंगा। दैट इज 15/100 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब 100 को मैं ऊपर भेज दूंगा तो आके बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 15 मल्टीप्लाई बाय 2 आके पास बराबर होता है 30 के। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। तो आके पास वेवलेंथ कितनी आ गई? अब आके पास वेवलेंथ आ गई 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। अब आपने जो मालूम करना है वो बेसिकली मालूम करना है दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो आपको गिवन है 50 हर्ट्ज, और जो आपको वेवलेंथ आपने निकाली है वो आपको गिवन है दैट इज 30। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²।
ठीक है। अब ये 50 और 30 को अगर मैं खोल के लिखूं तो आपके पास इस तरीके से बन जाएगा, 5 × 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो 5 3 क्या होगा, 5 3 आपके पास बराबर होगा 15 के। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। मेरा बेटा बेसिस सेम पावर एड्स, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी, ये रही, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली आपको वाली बात कही जा रही है कि अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी 4i प्लस 4j प्लस का 3k मीटर पर सेकंड। अभी आपके पास जो वेलोसिटी इस तरीके से गिवन है ना, ये बेसिकली वेक्टोरियल फॉर्म में गिवन है। आपने जो वेलोसिटी पढ़ी होगी ना, ऊपर भी आई होगी, ये रही। आपने आपने जो ये वाली वेलोसिटी पढ़ी है ना, इससे हम लोग कहते हैं कि आपके पास जो वेलोसिटी गिवन है वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में गिवन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में उसने जो आपको वेलोसिटी गिवन की हुई है वो वेक्टोरियली फॉर्म में गिवन है, विच शोज दैट कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो कहता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो आपके पास जो वेलोसिटी है, उसने जो आपको वैल्यू गिवन की हुई वेलोसिटी की वो कितनी है, दैट इज v इक्वल्स टू 6i माइनस का 4j प्लस का 3k मीटर पर सेकेंड। ये उसने आपको वेलोसिटी की वैल्यू गिवन की हुई है। और उसने जो आपको फोर्स गिवन की हुई है ना, वो कांस्टेंट फोर्स गिवन की हुई है, दैट इज f इक्वल्स टू 20i प्लस का 15j माइनस का 5k। मेरा बेटा ये डिटेल लेक्चर सीरीज नहीं है, ये जो कांस्टेंट फोर्स का मकसद है ना, ये बेसिकली आपके पास जो मकसद है ये आपको बता रहा है कि आपके पास जो फोर्स है वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन अगर ये वेरिएबल फोर्स होती ना, तो आपके पास ना कुछ फोर्स की वो ऐसी वैल्यू आपको लेके देता, दैट इज 4x प्लस का 2। इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो फोर्स है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब भी उसने आपको जो है कुछ एक्स वैक्स की जो वैल्यूज है उसने आपको नहीं दी, इसका रीजन आपके पास सही है। तो फोर्स की आपने वैल्यू निकाल ली। अब आपने निकालनी है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर में ज्यादा फर्क नहीं है। इंस्टेंटेनियस पावर में बेसिकली आपके पास एक पर्टिकुलर लम्हे की आप पावर निकालते हो, और एवरेज पावर में आप ओवरऑल फिनोमिना की पावर निकालते हो। तो जब आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी हुआ करे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज p इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है सर? ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का ना जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पास ये है कि आपने जो दो पॉइंट्स कंसीडर करें वो इतने करीब करीब हैं कि उनका जो इनिशियल पॉइंट है और उनका जो इनिशियल टाइम है और उनका जो फाइनल टाइम है वो तकरीबन एक ही जगह पे आ रहा है, ठीक है। सो ये बेसिकली डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऊपर है आपके पास वर्क, नीचे है आपके पास टाइम, ठीक है। अब वर्क का फॉर्मूला जो होता है आपके पास वो होता है, दैट इज W इक्वल्स टू एफ W इक्वल्स टू एफ डी। यहाँ के पास जो है मेरा बेटा वर्क का फॉर्मूला होता था, बस W की जगह पे एफ डी पुट कर लो तो यहाँ के पास आ गया P इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इसको अगर आप लिमिट नहीं लिखना चाहते ना फिर भी कोई बात नहीं, आपको जो है ना वो बोर्ड में तो नहीं लेकिन एप्टीट्यूड में इंशाल्लाह आपको आंसर फिर भी आ जाएगा। तो यहाँ के पास आ गया दैट इज एफ डी अपॉन टी, ठीक है। अब आपके पास जो डी अपॉन टी है ना मेरा बेटा, ये डी अपॉन टी आपके पास वेलोसिटी होता है। तो यहाँ के पास बन गया P इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एफ वेलोसिटी, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, आपने जो फोर्स की वैल्यू गिवन है उसने आपने जो है उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है बस। तो P इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप टू जीरो। ये जो मैं पूरी कहानी करके लाया हूँ ना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो कि मैंने ऊपर भी फॉर्मूला बता दिया था, दैट इज P इक्वल्स टू एफ डॉट वी, ठीक है मेरा, ठीक है ना मेरा बेटा। तो आपके पास आ गया P इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप टू जीरो। एफ की वैल्यू जो गिवन की हुई है वो गिवन की हुई है 20i और प्लस का 15j और गिवन की हुई है माइनस का 5k। ये सारा का सारा जो है मेरा बेटा वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपसे, दैट इज 6i माइनस 4j और प्लस का 3k, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, i वाला i से मल्टीप्लाई होगा, j वाला j से मल्टीप्लाई होगा और k वाला आपके पास जो है वो k से ही मल्टीप्लाई होगा। और याद रखिएगा कि आपके पास i डॉट आई, j डॉट j और आपके पास जो k डॉट k है, ठीक है, इनका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1। लेकिन आपका अगर i डॉट j फिर आपके पास आ गया आई डॉट के और आपके पास आ गया जे डॉट के, इनका जो मेरे पास आंसर आएगा ना वो आएगा जीरो।
ठीक है। तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से होगा, और के वाला आपके पास जो है वो के से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सो जब आप 20 को इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 6 टू द 12, तो यानी कि आपके पास आंसर आ गया 120। और जब आप 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा 15 वन 15, 15 टू 30, 15 थ्री 45, 15 फोर आपके पास आएगा 60, लेकिन माइनस का साइन के साथ, ठीक है। तो आपके पास आ गया माइनस का 60, ठीक है। और जब आप माइनस के 5 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 15, तो आपने यहां लिख दिया माइनस का 15। अब 120 माइनस का जो 60 है वो आपके पास बराबर होगा 60 के, और 60 माइनस का 15 जो है वो आपके पास बराबर होगा 45 के। तो आपके पास जो इसका आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 45 वॉट, या फिर आपके पास जो आ रहा होगा डेट इज 45 जूल पर सेकेंड। तो कहां गया, कहां गया, आपके पास जो है ये रहा इसका राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली आपको मेरी बात कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डिफर्स फ्रॉम फॉर लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स। देखो मेरा बेटा, आपके पास जो लाइट वेव्स हैं और साउंड वेव्स हैं ना, आप उनको डिफर कर सकते हो आसानी। कैसे कर सकते हो, हमारे पास जो लाइट वेव्स है ना, आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो लाइट वेव्स हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जो हम लोग लाइट देख रहे हैं, जो सन से हमारे पास लाइट आ रही है, वो कौन सी लाइट है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना मेरा बेटा, वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। कौन सी होती है, वो हमारे पास होती है ट्रांसवर्स नेचर की। ट्रांसवर्स नेचर से क्या मुराद है, देखो ट्रांसवर्स नेचर से बेसिकली हमारे पास जो है ना, वो मुराद ये होती है कि हमारे पास जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो साउंड वेव्स होती है ना, उनके अंदर क्या सिनेरियो होता है, दैट इज साउंड वेव्स। जो हमारे पास साउंड वेव्स होती है ना, इनको हम लोग कह रहे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। हमारे पास साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अब ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हमारे पास उन वेव्स को कहा जाता है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास जो है वेव ये रही, या आपके पास मिसाल के तौर पे एक वेव है, ये चली वेव, ये रही, ठीक है। अब ये आपके पास वेव है। अब ये जो वेव आपके पास चल रही है ना किसी एक सर्टेन मीडियम में चल रही है, और उस मीडियम में अपने पार्टिकल्स हैं, दैट इज एयर है। तो आपके पास जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे ना, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल वाइब्रेट करेंगे। यानी कि अगर आपके पास वेव सीधे हाथ पे जा रही है तो आप के जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो भी सीधे हाथ पे जो है वो वाइब्रेट कर रहे होंगे। वाइल ऑन दी अदर एंड जो आपके पास ट्रांसफर वेव्स हैं, ट्रांसफर वेव्स में आपके पास क्या सिनेरियो होगा कि मिसाल के तौर पे आपके पास वेव ऐसी चल रही है और वेव यहाँ पे आके आपके पास रुक गई। तो वेव अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सीधे हाथ पे जा रही है तो आपके पास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। यानी कि अगर आपके पास जो है वो वेव सीधे हाथ पे जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। नाउ अब आपके पास जो साउंड वेव्स हैं और आपके पास जो ट्रांस लाइट वेव्स हैं वो इस तरीके से डिफर हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात आपसे ये है कि साउंड वेव्स और लाइट वेव्स को आप लोग जो डिफर करते हो ना, एक आपके पास एक्सपेरिमेंट होता है, उसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन से बेसिकली आप जो है वो लाइट वेव्स को जो है वो साउंड वेव से डिफर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रीजन जो आपके पास है वैसे ये थी। बाकी इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये कॉमन होता है यूजुअली, ठीक है, लिखा है। अब आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली आपको वाली बात कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम लेंस इज, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, यानी कि वो आपसे जो है वो क्यू की वैल्यू को पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास ना एक सिनेरियो होता है, चलो मैं अभी बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे ना आपके पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा। अब मिसाल के तौर पे ये आपके पास आ गया एक अदर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये आपके पास कोई एक लेंस है। अब जब आपके पास ये लेंस है ना, ये एक लाइन है जो कि इस सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हूं वो मैं खड़ा हुआ, ठीक है। अब बच्चे को जो है ये वाली चीज पता नहीं होती कि रियल कौन सी इमेज है, वर्चुअल कौन सी इमेज है, और उसको ये वाली बात भी पता नहीं होती कि इन्वर्टेड क्या होती है, इरेक्ट इमेज क्या होती है, ठीक है। तो ये चारों के चारों बातें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये मैं खड़ा हूँ, मेरे से मुराद ये अब्दुल मुइज है, ठीक है। और कोई भी अगर आपने जो है किसी भी बॉडी की अगर प्रोजेक्शन बनानी है तो उसके लिए आपके पास दो रेस होना लाजमी है। एक रे वो होगी, ठीक है, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस से
पैरेलल मूव होगी, यानी कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। अब एक रे बेसिकली आपके पास जो है वो होगी जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो होगी, ठीक है, लेकिन वो जो है वो इस लेंस के सेंटर से गुजर जाएगी, ठीक है। एक रे वो होगी। एक रे आपके पास वो होगी जो इस पैरेलल एक्सिस के, सॉरी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आपके पास दो रे होंगी भाई। एक रे आपके पास वो रे होगी जो इस सेंटर से गुजर जाएगी लेंस से, और एक रे आपके पास वो रे होगी जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। वो यहां से पास आउट होगी और फिर उस फोकस से पास आउट हो जाएगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आपको ये दो रे मिलेंगी ना, उस पॉइंट पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब आप डिफरेंस समझ लो इन्वर्टेड इमेज का और इरेक्ट इमेज का। सबसे पहले इन्वर्टेड इमेज में बताऊं क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं खड़ा हूं, दैट इज अब्दुल मुनीस, ठीक है। अब मेरा जो सर है या मेरा जो हेड है, ठीक है, वो मेरा अपवर्ड अभी जो है वो मार्क कर रहा है, ठीक है। मेरा जो अभी सर है वो अपवर्ड है। अब जब मेरी इमेज बनेगी ना उल्टे हाथ पे, ठीक है, या सीधे हाथ पे, वो अगर मेरी इमेज अगर हो जाए डाउनवर्ड, यानी कि मेरा जो सर था, ठीक है, अगर वो पहले ऊपर था, ठीक है, अब मेरा सर हो जाए नीचे। हम्म बार बार मैं सर ही बना रहा हूं, ठीक है। तो अब मेरा जो सर था पहले वो था ऊपर, लेकिन अब मेरा सर हो जाए नीचे, ठीक है। तो इस तरह की इमेज को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं डाउनवर्ड, ओ सॉरी, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। अब इरेक्ट इमेज क्या होती है। इरेक्ट इमेज बेसिकली आपके पास ये होती है कि आपकी जो इमेज जो आपने फॉर्म की ना, जैसा ऑब्जेक्ट था आपने वैसी ही इमेज अगर फॉर्म कर ली तो उसे बेसिकली हम लोग कहेंगे इरेक्ट इमेज, ठीक है। अब देखो मेरा जो सर था, जब मैं ऑब्जेक्ट बना हुआ था, जब मेरी इमेज नहीं बनी थी, मेरा सर ऊपर मार्क कर रहा था। जैसे ही मेरी इमेज बनी, अभी भी मेरा सर जो है वो ऊपर मार्क कर रहा है। तो इस तरह की बेसिकली इमेज को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह की इमेज को बेसिकली हम लोग कहेंगे इरेक्ट इमेज, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास ये होती है कि सर ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज भी समझाना है। मेरा बेटा आपके पास जो रियल इमेज होगी ना, वो इमेज होती है कि मिसाल के तौर पे अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर उल्टे हाथ पे रखा गया है, जैसे जिस तरीके से मैंने रखा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट उल्टे हाथ पे रखा है और अगर इमेज सीधे हाथ पे फॉर्म हो रही है, तो इस तरह की इमेज को रियल इमेज कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट उल्टे हाथ पे रखा हुआ है और आपके पास जो इमेज है वो भी उल्टे हाथ पे ही फॉर्म हो रही है, मतलब जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो इस तरह की इमेज को आप लोग कहोगे वर्चुअल इमेज। पहली बात हमेशा याद रखना कि आपके पास जो कॉनकेव लेंस होता है ना, ये आपके पास जो कॉनकेव लेंस होता है, ये आपके पास जो है ना मेरा बेटा वो वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन सी इमेज बनाता है, ये आपके पास जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा। और आपके पास जो होता है कॉन्वेक्स लेंस, वो आपके पास रियल इमेज बनाता है, लेकिन एट सम केसेस आपके पास जो कॉन्वेक्स लेंस है वो वर्चुअल इमेज ही बना रहा होता है। अब सर ये कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस आपके पास वर्चुअल इमेज जब बनाएगा जब आप किसी भी लेंस की फोकल लेंथ के अंदर एक ऑब्जेक्ट को उठा के रख दोगे ना, फिर आपके पास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक और लेंस है, ये लेंस है आपके पास, ठीक है। अब जब ये आपके पास मेरा बेटा एक लेंस है, तो ये लेंस क्या कर रहा है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली हमारे पास वो लाइन होती है जो कि लेंस के सेंटर से पास होती है। इस केस के अंदर मैंने ऊपर बना ली लेकिन वो पास हो गया, आप समझ आना, ठीक है। एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस के सामने आप किसी ऑब्जेक्ट को तो प्लेस कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो विद इन दी फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि इतना, तो आपके पास जो कॉन्वेक्स लेंस होगा ना, सबसे पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस बिहेव कर जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और आपके पास जो कॉन्वेक्स लेंस होगा ना मेरा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आपके पास इस केस के अंदर वर्चुअल इमेज बनाएगा, यानी कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखा वहीं पे इमेज फॉर्म हो गई, तो इस तरह की इमेज को वर्चुअल इमेज कहेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह की केसेस के अंदर आपके पास वर्चुअल इमेज बना सकता है, ठीक है। अब जो मैंने आपको ये कहानी बताई है ये ऐसी नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो यानी कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लेंस की फोकल लेंथ के अंदर लाकर रख दिया है, तो आपके पास जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल इमेज होगी। और वर्चुअल इमेज के लिए आपके पास जो क्यू की वैल्यू होती है वो भी होती है नेगेटिव, ठीक है। और ये वैसे होता तो नहीं है जो मैं अभी वाली बात बताने लगा हूं, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें चल जाता है, ठीक है।
ओके, लेकिन अगर आप थ्योरी लेक्चर पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको दो बातें ये अलग अलग लगेंगी, लेकिन हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स में आप ट्रिवली जो मैं बात बताने लगा हूँ वो 100% जो है श्योर होगी और आपके आंसर्स भी आएंगे। ठीक है, आपको अलग से ये वाली बात याद नहीं रखनी पड़ेगी कि भाई कॉन्वेक्स लाइन के साथ प्लस है, कभी कॉन्वेक्स लाइन के साथ माइनस है। ठीक है, तो ये वाली बात याद नहीं रखनी पड़ेगी। हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लेंस की फोकल लेंथ के अंदर रख देते हो तो आपके पास इमेज बनेगी वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज नेगेटिव होगी, और आपके पास जो फोकल लेंथ होगी ना इस केस के अंदर, उसको भी हम लोग जो मेरा बेटा वो नेगेटिव ही काउंट कर रहे होंगे। ठीक है, हमेशा। ठीक है, अब अब सिनेरियो क्या है, अब आपके पास सिनेरियो ये है कि अब मेरी वाली जो डायग्राम है वाली डायग्राम में मिटा रहा हूं। ठीक है, और अब आपके पास जो है सिनेरियो ये हो जाएगा दैट इज ओके। और आपके पास जो है सिनेरियो ये हो जाएगा कि आपने अगर कॉन्वेक्स लेंस की मिरर इक्वेशन पढ़ी है ना, तो उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला और दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q। ठीक है, अब आपने यहां से मालूम क्या करना है, आपने यहां से मालूम करना है क्यू। अब आपके पास जो मेरा बेटा क्यू है ना इधर, क्यू बेसिकली आपके पास जो है नेगेटिव है, और आपने किसी भी लेंस को, सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो उठा के रखा है वो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, लेकिन फोकल लेंथ जब नेगेटिव होगी जब आपके पास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ के अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रख लोगे, फिर उस केस के अंदर आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, अदरवाइज फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बाहर रखोगे। ठीक है, तो दो अलग अलग बातें। तो यानी कि आपके पास जो बनेगा कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको बनता हुआ नजर आएगा, इट इज माइनस का 1/f इक्वल्स टू 1/p माइनस का 1/q। ठीक है, अब मेरा बेटा जो प्लस का 1/p है ना, इसको उठा के वहां फेंकते हैं तो बन जाएगा माइनस का 1/f माइनस का 1/p इक्वल्स टू माइनस का 1/q। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना सर, अब जो है यहाँ पे सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात जो सारी थी ना वो पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी थी। ठीक है, तो अगर आप वो नोट कर रहे हो तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी हमेशा। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। ओके, तो यह आपके पास बन गया माइनस का 1/q माइनस का 1/f माइनस का 1/p। अब कुछ भी नहीं करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फोकल लेंथ की क्या वैल्यू है, फोकल लेंथ की वैल्यू है आपके पास 20, तो आपके पास बन गया माइनस का 1/20, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपको गिवन है वो भी गिवन है आपको 10, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 1/10। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब ये करेंगे कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में से आपके पास जो बड़ा नंबर है वो है 20। अब एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे बहुत सारे तरीके हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे कि नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो हूँ वो डायरेक्ट वाला मेथड अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे कि अब क्या करो, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा नंबर है 20, तो 20 रख दिया। 20 के टेबल में 1 कब आता है, ठीक है, मतलब कि 20 अपने टेबल में कब आता है, 20 अपने टेबल में जो आएगा वो 1 टाइम आएगा ना, तो यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, और टेन के टेबल में 20 कब आता है, टेन के टेबल में 20 आता है दो दफा, तो यानी कि 10 2 20, तो यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो बस अब एलसीएम होगी आपके पास, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 1 और माइनस का 2, तो ये आपके पास आ गया दैट इज माइनस का 1/q इक्वल्स टू माइनस का 3, -3/20। अब रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये आपके पास आ गया माइनस का q इक्वल्स टू -20/3। मेरा बेटा ये माइनस माइनस जो है ये शहादत पा लेंगे और आपके पास आ जाएगा दैट इज q इक्वल्स टू 20/3। फर्दर डिवाइड करने की जरूरत होगी तो एलसीएम ऑप्शन के मुताबिक कर लेंगे, लेकिन खैर इतना भी छोड़ सकते हैं, देखते हैं क्या आंसर है। ओके, तो ये रहा बेसिकली आपके पास आंसर दैट इज 20/3 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ने बेसिकली आपको वाली बात कह रहा है कि कॉन्वेक्स है। मेरा बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना उसके अंदर जो बच्चा जो है वो ग्रैप्ड होता है ना, वो ये होता है कि जो वर्डिंग होती है ना उसको वो समझ में नहीं आ रही होती। ठीक है, अब देखो मेरे पास आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा उसके अंदर मेरे ख्याल से क्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन वो आपको बताएगा नहीं क्यों नेगेटिव, आपने खुद पहचानना होगा। जैसे देखो इस केस के अंदर उसने आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास जो क्यू है नेगेटिव है, नहीं बताया उसने, तो क्या करेगा वो बेसिकली आपको जो है अपने स्टेटमेंट ऐसी देगा कि आपने उससे पहचानना होगा, और स्टेटमेंट आपके पास जो है वो ऐसी देगा। ठीक है, तो बस ये इसके अंदर कहानी होती है, बाकी कोई कहानी नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, वर्चुअल इमेज के लिए क्यू नेगेटिव होता है और आपके पास जो रियल इमेज होती है उसके अंदर क्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये चलता है। फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है। आप अगर थ्योरी लेक्चर पढ़ोगे ना तो आपको ये पढ़ाया जाएगा फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है और फोकल लेंथ कॉन्केव के लेंस की नेगेटिव है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव भी हो सकती है अगर हम लोग इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो वो आपको बताया नहीं जाता। ठीक है, सो हम लोग जो है बेसिकली उसको न्यूमेरिकल में करते हैं। So, a convex lens of focal length f produces an image 1 upon nth of the size of the object. The distance of the object from mirror is
अब आपके पास जो फोकल लेंथ है उसने आपको गिवन की हुई है दैट इज एफ, और जो उसने आपको इमेज गिवन की हुई है वो गिवन की हुई है दैट इज क्यू इक्वल्स टू 1/n p। ठीक है, तो यानी कि आपके पास बन गया क्यू इक्वल्स टू p/n। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई मुझे जो है आप वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दीजिए। अब देखो इस सवाल के अंदर उसने आपको कुछ वैल्यूज दी हैं कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह की वैल्यूज दी हैं। नहीं दी ना, तो आपने जो है डायरेक्टली 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, और फोकल लेंथ को पॉजिटिव कंसीडर करना है। और अगर वो आपको नहीं बताए कि वर्चुअल इमेज है, या फिर वो अगर आपको डिस्टेंस की वैल्यूज ना दे, ठीक है, तो आप उस वक्त तक वर्चुअल इमेज कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्यू की जगह यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q। ठीक है, अब जो है आपके पास ये बन गया दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस का बेटा बेटा q। अब जो q है वो आपके पास चले जाएगा दैट इज p। हाँ, इसको राइट नहीं करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करेंगे दैट इज 1/p/n। ठीक है, अब मेरा बेटा जो n है ये ऊपर चले जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 1/f। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात जो है वो इंटरेस्टिंग है, मैं क्वेश्चन गलत सॉल्व करा रहा हूँ फिर सही भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस का n/p। अब मेरा बेटा जो p है ना वो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अब आप देखो एग्जामिनर खेलता कहाँ से आपसे। ठीक है, तो यहाँ के पास आ गया p यहाँ पे, और यहाँ के पास बन गया 1 + n। अब क्या करना है, अब अपने f की वैल्यू निकालनी है ना। अब क्या करो, f को अलग कर दो, p को अलग करो, तो बन जाएगा f इक्वल्स टू ब्रैकेट n+1, और यहाँ पे आ गया p। ठीक है, अब क्या करा स्टूडेंट ने, यहाँ आंसर निकाला। अब जब स्टूडेंट ने यहाँ आंसर निकाला तो स्टूडेंट ने बोला कि अरे ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है राइट आंसर, तो ये सवाल गलत हो गया उसका। क्यों हो गया सर, ये सवाल गलत, ये तो हमने सही सॉल्व किया है। मेरा बेटा यहाँ पे आपने शायद एक जो वो थी ना स्टेटमेंट वो आपने खा ली। ठीक है, वो क्या थी, और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस एन इमेज 1/n ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस फ्रॉम मिरर इज। यहाँ पे आपके पास जो एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपके पास एक वर्ड आना चाहिए, और वो वर्ड था बेसिकली आपके पास जो इमेज फॉर्म हो रही है ना वो बेसिकली सेम साइड पे हो रही है। ठीक है, इमेज फॉर्म सेम साइज। आपके पास जो इमेज फॉर्म हो रही है ना मेरे बेटा, आपके पास जो इमेज फॉर्म हो रही है वो सेम साइज की हो रही है। ठीक है, और साइज वाइज तो नहीं, यानी कि आपके पास जो इमेज है वो सेम साइड की हो रही है। ठीक है, यानी कि जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है आपकी जो इमेज है, ठीक है, वो वहीं पर ही फॉर्म हो रही है। ये इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो खाई हुई है। ठीक है, कैसे खाई हुई है, यहाँ पे बेसिकली जो राइट आंसर मार्क था ना वो था ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर उसी वक्त मार्क हो सकता है जब आपके पास जो है वो यहाँ पे एक स्टेटमेंट का इजाफा हो जाए। क्या था कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस एन इमेज 1/n ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एट द सेम साइट, यानी के आपके पास जो इमेज फॉर्म हो रही है वो उसी जगह पे हो रही है जहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वहां। ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पे अगर आपके पास इमेज फॉर्म हो जाए तो क्यू की वैल्यू आपके पास हो जाती है मेरा बेटा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ के पास क्यू इक्वल्स टू माइनस का ये क्यू इक्वल्स टू p/n था ना, अब ये बन जाएगा क्यू इक्वल्स टू माइनस का p/n। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1/f इक्वल्स टू 1/p, और फिर प्लस का 1/q। अब मेरा बेटा आपके पास जो q है ना अब वो नेगेटिव है, तो आपके पास आ गया 1/f इक्वल्स टू 1/p माइनस का 1/q। q की वैल्यू है आपके पास दैट इज p/n, तो ये आगे p/n। अब n को ऊपर भेज देंगे तो बन गया 1/f इक्वल्स टू 1/p, और ये बन गया माइनस का n ओवर p। ठीक है, अब मेरा बेटा p को कॉमन निकाल लेंगे तो बन जाएगा आपके पास 1/p इक्वल्स टू 1 - n। ठीक है, इक्वल्स टू 1/f। अब मेरा बेटा क्या करेंगे, f को अलग कर लेंगे, बाकी सबको अलग कर लेंगे, तो आपके पास बन जाएगा दैट इज f ब्रैकेट 1 - n, और बन गया आपके पास दैट इज सॉरी इक्वल्स टू पी। ठीक है, तो मेरा बेटा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये वाला जो सॉल्यूशन है जो मैंने गलत काटा हुआ है, जो उस केस के अंदर होगा जब वो ये आपको एट सेम साइड नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर वो आपको सेम साइड देगा, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली आपने जो दूसरा वाला तरीका अपनाना है, क्योंकि आपके पास इमेज वर्चुअल बनेगी। ओके, गॉट माय पॉइंट। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेसिकली आपको कह रहा था पावर ऑफ अ लेंस इज 4 डायोप्टर, द फोकल लेंथ ऑफ द
द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी, मेरा बेटा जब आपको पावर ऑफ फोकल लेंथ का आपके पास एक रिलेशन है और वो होता है आपके पास दैट इज पी इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अब f को वहां फेंक दें तो आगे बन जाएगा f इक्वल्स टू 1/p, तो यानी कि 1/4। अब आपने 1 को डिवाइड करना है 4 से, जब 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आएगा दैट इज 0.25 मीटर। मेरा बेटा हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी ना आपको फोकल लेंथ देगा सेंटीमीटर में, तो आपने फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है एंड देन इस पावर के फॉर्मूले में अप्लाई करना है। अगर आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में ही इस पावर के फॉर्मूले में अप्लाई करोगे सो यू विल बी फेल, ठीक है। तो बन जाएगा एफ इक्वल टू 0.25 मीटर, और इस मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आके बन जाएगा एफ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन। अब है आपके पास अ रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज 4.5 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर फ्रंट द ऑब्जेक्ट इज इट्स फोकल लेंथ विल बी, यानी कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है दैट इज फोकल लेंथ, ठीक है। और वो आपको क्या दे रहा है, अ रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस मिरर इज 4.5 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो क्यू की वैल्यू उसने आपको दी हुई है वो दी हुई है 4.5 पी। जैसा ऊपर वाला सवाल था कहाँ गया, हाँ ये बिल्कुल सेम नीचे वाला सवाल है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू दी हुई है क्यू इक्वल्स टू 4.5 पी, और उसने जो आपको इमेज दी हुई है वो रियल दी हुई है, तो यानी कि आपके पास जो रियल इमेज के लिए क्यू पॉजिटिव होता है। अब बन गया आपके पास इफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो P की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर, आपने बताना है फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो मेरा बेटा आपके पास जब सबसे पहले जो P आ रहा है, ठीक है, उसकी जगह पे आप क्या करोगे 20 पुट कर लो, तो आपके पास ये बन गया Q इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ क्या बन गया Q इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब मेरा बेटा ये 4.5 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आके वो बन जाएगा 45, तो Q इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2, 45 दो जा होता है 90, ठीक है। तो Q की वैल्यू 90 आ रही है, P की वैल्यू 20 है, और रियल इमेज बन रही है और कॉन्वेक्स मिरर का तस्करा है, तो आपके पास मिरर इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास आएगा दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q, ओके। अब आपके पास जो 1/p है वो कितना है, वो है आपके पास दैट इज 20, और आपके पास जो q आ रहा है, q आ रहा है आपके पास कहाँ गया, दैट इज 90, ठीक है। अब नीचे से नीचे मल्टीप्लाई मेरा बेटा और क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया दैट इज 90 मल्टीप्लाई बाय 20, और ये आ गया 90, और ये आ गया प्लस का 20, ठीक है। अब 90 को मल्टीप्लाई करना है 20 से तो एंड में कर लेंगे, बाकी अब हम रेसिप्रोकल कर लें, तो अब आपके पास आ गया f इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 90, और आ गया दैट इज 20 प्लस 90, ठीक है। अब 90 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जरा मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे लिख सकता हूँ। तो 9 टू जा क्या होगा, 9 टू जा आपके पास जो होगा वो बराबर होगा आपके 18 के, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 10 की पावर 2, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ओवर 90 प्लस 20 यानी कि 110, तो 110 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाय 10। अब मेरा बेटा 10 की पावर 1 नीचे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर के 10 की पावर 2 को कैंसिल कर देगा, और आपके पास बन जाएगा दैट इज f इक्वल्स टू 180/11, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आपके पास आएगा f इक्वल्स टू 180/11, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क इन सम पेपर्स। सो आज के लिए इतना ही, ओके। और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जजाकल्ला, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अस लर्निंग, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।